नमस्कार। कल तक मैंने आपको बताया था कि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सीबीआई ने क्या कार्रवाई की थी, कैसे टेक ओवर किया था। लेकिन इसके पहले जब 9 अप्रैल को मधुमिता की हत्या हुई थी, उसके बाद कैसे मुख्यमंत्री जी के आते ही मुझे स्थानांतरित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक यूनिट थी उस समय, इंटर स्टेट बॉर्डर फोर्स, उसके भी जालौन सब सेक्टर में मेरी पोस्टिंग हुई थी और ये कहा गया था कि अब तुरंत लखनऊ छोड़ दें। अमरमणि व्यक्तिगत रूप से रंजिश मानता था मुझसे और बार बार वो वरिष्ठ अधिकारियों और माननीय मुख्यमंत्री को ये बताया करता था कि ये अधिकारी सरकार को बदनाम करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से मिलकर इस तरह का काम कर रहा है। ये सारी सूचनाएं सीबीआई तक भी पहुंचा रहा है। भांति भांति की शिकायतें, जितनी शिकायतें वो कर सकता था और जैसा वो पहले हमेशा करता आया है, ऐसी घटनाओं का जिनका मुझसे कोई लेना देना भी नहीं था। उसके पहले की जो घटनाएं थीं वो भी मैंने आपको बताई, किस तरह से एक मकान कब्जा किया गया था और कैसे बस्ती के सबसे बड़े उद्योगपति के लड़के को अपहरित करके उसके अपने मकान में रखा गया। मुझे ये कहा गया था कि आप जालौन पहुंच के वहाँ के लैंडलाइन नंबर से, चाहे वो एसएसपी का हो चाहे डीएम का हो, किसी लैंडलाइन नंबर से फ़ोन करके बताएंगे कि आपने ज्वाइन कर लिया। मैं चला गया। इस यूनिट का एक कमरे का एक ऑफिस एसपी जालौन के पुलिस कार्यालय के भीतर था। कोई आवास किसी अधिकारी के लिए नहीं था, मुझसे पहले कोई अधिकारी वहाँ पोस्टेड भी नहीं था। सब सेक्टर का मुख्यालय झांसी में हुआ करता था, झांसी में ही इसका इस्टेब्लिशमेंट था। मेरे लिए आदेश था कि आप जालौन में सब सेक्टर में ही निवास करेंगे। जाते ही मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन दी कि मुझे रहने के लिए किसी आवास का आवंटन किया जाए। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में और अपनी मजबूरियां बताते हुए कि यहाँ पर आवास बहुत कम है और जो भी आवास हैं उसमें लोग रह रहे हैं। पुराने कुछ आवास हैं जो खाली नहीं हो पाए हैं, ना हो पाएंगे। पहले यहाँ अधिकारी पोस्टेड रहे हैं, अब नहीं है, लेकिन उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। मैंने भी जानकारी की और पता लगा कि आवास बहुत ही सीमित हैं और आवास बिल्कुल नहीं है। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, साहब आखिर रुकने के लिए मुझे कोई शासकीय स्थान चाहिए जहाँ मैं रुक के अपना कार्य संपादित कर सकूं। उनको मैंने पूरी परिस्थिति बताई कि मैं वैसे तो रोज़ यहाँ से लखनऊ के लिए अप एंड डाउन कर सकता हूँ। मेरे पास जो मुझे गैलेंट्री मेडल मिला था उसका रेलवे का एसी सेकंड का पास था 2 लोगों का, वो आजीवन पास मिलता है गैलेंट्री होल्डर्स को। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, रात में मैं चला जाता और सवेरे चला आता। लेकिन अधिकारियों द्वारा ये बताया गया था कि आप किसी भी दशा में बिना अनुमति के जालौन हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेंगे। मेरे अधिकारियों को भी ये बता दिया गया था। हमारे एडीजी थे जो आगरा में बैठते थे, हमारे डीजी बॉर्डर जो थे श्री विक्रम सिंह साहब, वो बैठते थे लखनऊ में, कि इनको जालौन से लखनऊ ना आने दिया जाए। मजबूरी थी। खैर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जालौन ने ये कहा कि सिंचाई विभाग का एक डाक बंगला है शहर से थोड़ा दूर, आप फ़िलहाल उसमें रुकिए, बीच में अगर कोई आवास खाली होता है तो मैं आवास का आवंटन कर दूंगा। वहाँ पहुँचा। सिंचाई विभाग का डाक बंगला था, जर्जर हालत में था, हालांकि पुराना था बहुत और ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी पुरानी बिल्डिंग ब्रिटिश पीरियड की रही होगी। काफ़ी बड़े एरिया में था, शहर से बाहर था। केवल एक चीज़ वहाँ अच्छी थी, शुद्ध हवा वहाँ बहुत अच्छी थी। एक कमरा उसमें जो केयर टेकर थे उन्होंने खोल दिया। जो उसके इंचार्ज थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री राजा राम जी, बहुत ही भले आदमी थे।
मैं उनके पास गया कि यहाँ कुछ खाना बनाने के लिए कोई आपका आदमी ऐसा होगा जो सुबह शाम खाना बना के दे सके। तो उन्होंने बताया कि ऐसा तो नहीं है कोई, लेकिन मैं ढूंढता हूँ, अगर हमारे यहाँ और किसी जगह कोई व्यक्ति खाली होगा तो आपके लिए मैं खाना बनाने वाला एक उपलब्ध करा दूँगा। किचन हमारा ज़रूर है, लेकिन इसमें भी नए बर्तन लेने होंगे। बहुत विकट स्थिति थी। 1-2 दिन मैं घूम के इधर उधर, परेश पांडे चूँकि पहले वहाँ रहे थे, झांसी में वो पोस्टिंग थी, सब सेक्टर झांसी में, जालौन होके ही वो झांसी जाते थे। हफ्ते में 1-8 दिन आते थे, अपना बच्चों के साथ रहते थे लखनऊ। उन्होंने मुझे जगह बताई कहाँ आप खाना खा सकते हैं। रुकने की जगह मिल गई थी। डीजी साहब से बात करके एक गाड़ी, पूरे सब सेक्टर के लिए एक ही गाड़ी मिल पाई, एक गाड़ी मिल गई जो ड्राइवर के साथ था। ऑफिस में एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल थे। कुल इतनी ही जनशक्ति मेरे पास थी। और जो काम था, जो मैंडेट था इंटर स्टेट बॉर्डर पुलिस फोर्स का, कि 2 राज्यों के बीच की सीमाओं में होने वाले जो अपराधियों के मूवमेंट, जो ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसी चीज़ें जिनमें दोनों राज्यों के बीच में टैक्स में भारी अंतर है और उसकी तस्करी होती है, उसके बारे में सूचना, इस तरह के छोटे मोटे मैंडेट थे उसके। बेसिक काम इंटर स्टेट बॉर्डर पुलिस फोर्स का इंडो नेपाल बॉर्डर पे कंसंट्रेट किया गया था, जिस पर्पज़ से ये फोर्स उस समय स्टेट ने बनाई थी। बाद में ये फोर्स एबॉलिश कर दी गई। वर्तमान में ये ख़त्म हो गई है और इसकी जगह पे सीमा सुरक्षा बल ने, केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स जो है, सेंट्रल CPMF जिसको कहते हैं, उसने टेक ओवर कर लिया है। वर्तमान में सभी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को जो स्टेट से लगती हैं अलग अलग, उनमें सीमा की सुरक्षा का जिम्मा इस पैरामिलिट्री फोर्स को दिया गया है। तमाम कोशिश के बाद भी हम बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे थे। वहाँ पर कूलर था, AC की व्यवस्था नहीं थी। आप सोच सकते हैं कि आज के ज़माने में आप किसी भी थाने में चले जाएं, हमारा सब इंस्पेक्टर या हमारा प्रभारी निरीक्षक भी, उसके भी कमरे में AC लगा होगा, लेकिन उस ज़माने में बहुत मुश्किल से, और गेस्ट हाउस में AC का तो कोई मतलब नहीं था। बिजली की भी बहुत समस्या जालौन में हुआ करती थी, और लेकिन कूलर की व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। उसी कूलर में, थोड़ा बाहर का जंगली सा इलाका था, शाम को बिल्कुल साए साए हो जाता था। अब तक की सेवा में ऐसी निर्जन, निर्वात और बिना काम के, बिना आदमियों के, बिना किसी क्राइम के मैंडेट के मैं रहा नहीं था, और पहली बार ऐसी जगह मेरी पोस्टिंग हुई थी। सबसे बड़ी ज़रूरत टेलीविज़न की लगी। टेलीविज़न के लिए कोशिश की कि कोई किराए पर उपलब्ध हो जाए, लेकिन जैसा मैंने बताया, बहुत ही छोटी बाज़ार का बहुत ही छोटा ज़िला, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी बहुत छोटा, क्योंकि अगल बगल इधर कानपुर, उधर झांसी और तीसरी तरफ आगरा, ये बड़े शहर थे। इस वजह से इस शहर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 बड़े शहरों के बीच, जैसे लखनऊ और कानपुर के बीच उन्नाव इतने दिनों से इस्टेब्लिश है, ब्रिटिश पीरियड का ज़िला है, लेकिन उसका मार्केट आज तक उस श्रेणी के नहीं हो पाया जिस श्रेणी का लखनऊ और कानपुर है। जिसको सामान खरीदना होता है उन्नाव से, वो कानपुर चला जाता है या लखनऊ चला आता है। ऐसा ही हाल कुछ जालौन का था। मैंने डिसाइड किया कि मैं बात करके कुछ कपड़े लेने के लिए अपने इसी सिपाही के साथ जो ऑफिस में था, लखनऊ जाऊंगा। वहाँ से अपनी टीवी, पहले वो दीवार पे टंगनी वाली जो स्मार्ट टीवी होती है वो नहीं थी, वही डब्बे वाली टीवी थी, कि अपनी टीवी मैं वहाँ से ले आऊँगा। गया, मैं अपनी टीवी ले आया, खाना बनाने के कुछ बर्तन ले आया, खाने के कुछ बर्तन ले आया, और डीजी साहब से रिक्वेस्ट करके आया कि झांसी के हेडक्वार्टर से कोई एक फॉलोअर जो जालौन में रहने का इच्छुक हो, वो दे दिया जाए, जो मुझे सुबह शाम खाना बना सके। विक्रम सिंह साहब ने आदेश करके एक फॉलोअर हेडक्वार्टर से तोड़ के
मेरे लिए उपलब्ध कराया, लेकिन वो भी बेचारा, उसका यहाँ कोई नहीं था, उसे भेजा गया ज़बरदस्ती, वो चला आया। उसके रुकने की भी कोई जगह नहीं थी। राजा राम जी से मैंने रिक्वेस्ट की कि गेस्ट हाउस में ही जो सर्वेंट्स क्वार्टर हैं, अगर उनमें से कोई एक खाली हो या ऐसी कोई जगह, गेस्ट हाउस का कैंपस बहुत बड़ा था, उसमें कहीं स्टोर था, कहीं छोटी छोटी चीज़ें थी, कहीं अगर व्यवस्था हो जाए। उन्होंने एक आदमी के रहने की व्यवस्था की, तो फॉलोअर भी वहीं रहने लगा। कोई टेलीफोन नहीं था, गेस्ट हाउस में भी अपना कोई फ़ोन नहीं था। फ़ोन के लिए मुझे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री राजा राम के आवास पे जाना पड़ता था, लेकिन मोबाइल उस समय अच्छी तरह से काम करने लगे थे। और जालौन में, जालौन शहर तक और थोड़ा बहुत आगे पीछे तक, जालौन से झांसी के रोड पे भी मोबाइल फ़ोन काम करता था, इसलिए घर वालों से संपर्क करने में, अधिकारियों से संपर्क करने में कोई दिक्कत नहीं थी। अपनी सारी व्यवस्था करने के बाद फिर वही जैसे होता है ना कि बिना काम के आप इतने लंबे समय तक ऑर्गेनाइज क्राइम के विरुद्ध इतना दिन भर, रात भर, महीनों महीनों बिज़ी रहने के बाद अचानक खाली होना, न तो दिमाग के लिए ठीक था, न स्वास्थ्य के लिए ठीक था, और न जो सोच है उसके लिए ठीक था। मैंने सोचा अगर ऐसे पड़े रहे, पता नहीं कब तक यहाँ पड़े रहेंगे। शासक नाराज़ है, वो कभी इससे ख़राब ही जगह भेजेगा, इससे अच्छी जगह भेजने का मतलब नहीं है। और जब लखनऊ पोस्टिंग किसने कराई, उसको दंडित किए जाने की बात हो रही थी उस समय, जब मधुमिता शुक्ला हत्याकांड हुआ था। तो ऐसे में दोबारा लखनऊ या उसके आसपास इस सरकार में मुझे भेजा जाएगा, ये बिल्कुल सपने के बराबर था। मैंने सोचा कि ऐसे में जो इस बीच में जो 10-15 दिन लगे मुझे अपने आप को वहाँ सेटल करने में, ये पता लग गया कि वहाँ पर इस समय सबसे बड़ा अभियान डकैतों के खिलाफ़ चलाया जा रहा है, और उस इलाके में इस समय सबसे ज़्यादा खौफ निर्भय गुजर का था। निर्भय गुजर का वही इलाका था। वहाँ से चंबल के पूरे रेवाइंस में जो जगह हैं, जितनी भी जगह हैं, वहाँ रोज़ उसके बारे में कुछ न कुछ बातें सुनने को मिली थी। एक दिन जालौन में कालपी के पास कहीं कोई बड़ी घटना हुई। आईजी साहब थे, एसएन सिंह साहब, वो आए, कालपी के गेस्ट हाउस में रुके। उन्हें कहीं से जानकारी हुई कि मैं भी यहीं पोस्टेड हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके पास गया। लॉन में बाहर टहल रहे थे, बहुत ही कर्मठ अधिकारी एसएन सिंह साहब हैं, सभी लोग जानते हैं, रिटायर हो गए। पक्का साहब के नाम से मशहूर पुलिस में, सारी रैंक एंड फाइल में उनको पक्का साहब एक्स आर्मी थे, और बिल्कुल वास्तव में पक्का साहब, वचन के पक्के, काम के पक्के, डिसिप्लिन के पक्के, ईमानदारी के पक्के। तो वो उन्होंने वो लॉन में टहल रहे थे, और उनको रिस्पेक्ट पे करने के बाद उन्होंने मुझे भी अपने साथ टहलने के लिए कहा, और फिर पूछा कि भाई इसका आतंक बढ़ता जा रहा है, मैं ऑलमोस्ट हर महीने मुझे इसकी किसी न किसी घटना में आना होता है, और बहुत दबाव है कि इसको कैसे भी किया जाए, तुम कुछ करो। मैंने कहा साहब इस जंगल में मैं क्या करूं, मेरा कोई एंटी डकैती का कभी मैं इस इलाके में रहा नहीं हूं, और ऑर्गेनाइज क्राइम में केवल यही एक फील्ड है डकैतों की जिसमें मैंने कभी कोई काम नहीं किया है। तो उन्होंने कहा एक काम अगर कर सकते हो कि तुम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तुमने शुरू किया यूपी पुलिस में, तुमने यूपी पुलिस की पहली सीडीआर ली, तुमने यूपी पुलिस का पहला फ़ोन डाइवर्ट करा के लिसनिंग पे लिया, अगर ये किसी तरह संभव हो तो यहाँ पर भी एक सर्विलांस की यूनिट स्थापित कर दो। कुछ नंबर यहाँ के लोगों के, क्योंकि जंगल में तो अभी टावर लगे नहीं हैं, इसलिए निर्भय का नंबर मिल पाना या निर्भय की लोकेशन मिल पाना मुश्किल है, लेकिन जो उसके सिंपैथाइज़र हैं, जो उसके जानने वाले हैं, सिंपैथी रखने वाले हैं, उनके नंबर्स तुम्हें मिल जाएंगे। उसी से एक्टिविटी को खोजो, देखो, कोशिश करो, अगर हो सकता है इससे कोई तुम्हें मदद मिल पाए। और मैं एसपी जालौन श्री राम कुमार थे उस समय, उनसे कह दूंगा, और तुम्हारी जो एक्सपर्टाइज़ है इसका वो भी इस्तेमाल करें। मैं डीजी साहब से भी बात करूंगा, भले ये मैंडेट में ना हो, लेकिन तुम
अगर इसमें मदद करोगे तो थोड़ी सी हो सकता है इसमें ये बातें क्लिक कर जाएं। मुझे उनकी बात अच्छी लगी, मुझे ऐसा लगा कि लगता है अब थोड़ा बहुत काम मिल गया। मैं वहाँ से लौट के आया। अगले दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं राम कुमार साहब के पास जाऊँगा, जो उस समय एसपी जालौन थे। राम कुमार साहब के साथ उसके बाद मैं पोस्टिंग में और रहा। बहुत धीर गंभीर, आईआईटी के पास आउट। मैं उनके कैंप कार्यालय में गया तो वहाँ देखा कि एक दीवार पर एक कोने से एक कोने तक सर्वे ऑफ इंडिया के एक नक्शे के अलग अलग हिस्सों को बहुत करीने से चिपका के सजा के एक बहुत बड़ा मैप टंगा हुआ था। सर्वे ऑफ इंडिया के सामान्य रूप से मैप या तो कैलेंडर साइज़ में देखने को मिलते हैं या मेज पर शीशे के नीचे लगाने वाली साइज़ में दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पे छोटी छोटी डिटेल्स जैसे पगडंडियाँ, नहर, नाले, रेलवे लाइन, जंगल, मंदिर, अन्य पूजा स्थल या इस तरह उसमें बहुत अच्छा डिपिक्शन होता है सर्वे ऑफ इंडिया के मैप में। मैंने देखा कि एक पूरी दीवार में एक तरफ से एक तरफ तक एक मैप लगा हुआ है, जो ऐसा लगता है कि कम से कम 15-20 अलग अलग मैप को जोड़ के, उनको जोड़ना भी बड़ा कठिन काम है कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट में जब आप जोड़ें तो उसमें उनकी नदियों का, नालों का, पगडंडियों का, सड़क का वो तारतम्य न बिगड़े। उसको चिपका के उसके ऊपर टेप से, और एक छोटी सी टॉर्च थी, उसके ऊपर 2 बड़े बड़े बल्ब लगे हुए थे, और रामकुमार साहब एक डायरी लेके उसी में बहुत आंख गड़ा के कुछ देख रहे थे। मैंने सलाम किया उन्हें, कुर्सी पर बैठे। मैंने कहा सब मैं यहाँ इंटर स्टेट बॉर्डर फोर्स में मैंने ज्वाइन किया है, मेरा ये नाम है। अरे बोले वो मैं भी सोच रहा था तुमको बुलाने की, और तुम्हारे बारे में जानता हूँ मैं, एसटीएफ में रहे हो, मेरे साथ कभी नहीं रहे हो, लेकिन मैं, उन्होंने तमाम 2-4 किस्से हमारे बारे में जो वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में थे उसका जिक्र किया। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि अभी कल ही रात में मुझे फ़ोन करके आईजी जोन साहब ने, आईजी जोन कानपुर साहब ने, एसएन सिंह साहब ने ये कहा है कि आप यहीं पर हैं और आप अगर कुछ मदद करें तो इसमें काम हो सकता है। मैंने कहा साहब मैं तो बिल्कुल खाली हूँ, मेरे पास लिटरली कोई काम नहीं है। आपके साथ अगर रहूँगा तो ये एंटी डकैती ऑपरेशंस के बारे में भी जान जाऊँगा। लेकिन मैं अचंभित था कि ये इतने बड़े नक्शे में ये कहाँ का नक्शा है और क्या देख रहे हैं। मैंने पूछा उनसे कि सर ये नक्शा, बोले राजेश ये चंबल के पूरे रिवाइंस का नक्शा है, और इस नक्शे से जैसे मुझे किसी ने सूचना दी कि साहब आज वो यहाँ पर रुका हुआ है। इनके रुकने की जगह को अड्डी कहते हैं। अड्डी एक ऐसा अर्धचंद्राकार स्थान होता है जो 3 तरफ से पहाड़ियाँ और एक तरफ से निकलने का रास्ता, चाहे वो नदी नाले के रूप में हो, चाहे पैदल जाने के रूप में हो, लेकिन वो सेफ पैसेज उसे करते हैं। चारों तरफ से ऊंचाई वाले किसी रास्ते में, यानी वेल शेप किसी रास्ते में ये डकैत गैंग्स नहीं रुकते हैं। इनकी अड्डी इस तरह होती है कि 3 तरफ ऊंचाई हो जिस पे वो अपना पहरा खड़ा कर सकें, जो काफ़ी दूर तक किसी मूवमेंट को देखता है, और अगर उसे चारों तरफ से खतरे की आशंका होती है तो वो वहाँ से फायर करके फोर्स को इंगेज करता है, और अर्धचंद्राकार जो आकार की अड्डी होती है उसमें जो खाली स्पेस होता है, यू शेप में, ऐसे यू शेप में जो खाली स्पेस होता है, गैंग वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसको लोकल भाषा में अड्डी कहते हैं। राम कुमार साहब ने कहा कि ये जो अड्डियाँ हैं ये इसमें मैं लोकेट करता हूँ, और जैसे किसी ने सूचना दी कि साहब आज यहाँ देखा गया, और दूसरे दिन उसने सूचना दी कि आज यहाँ देखा गया, तो उसकी लंबाई इससे अंदाज़ लगा लेते हैं कि पैदल चल के वो इतनी दूर पहुँच सकता है कि नहीं पहुँच सकता है। अगर 3 दिन की, 2 दिन की, या 3 आदमियों की, या 3 अड्डियों की सूचना उनके डिस्टेंस से हमारे मैप पे वेरीफाई हो जाती है तो इसका मतलब ये सूचना सही है। मैंने दिमाग पर जोर डाल के कैलकुलेट किया। वो उठे और उठ के उन्होंने पॉइंटर से बताया कि देखो ये कुठौंद की ये अड्डी है, ये कालपी की अड्डी है, ये माधोगढ़ की अड्डी है, और फलां तारीख को वो कुठौंद में देखा गया था। फिर उसके बाद
5 दिन बाद वो कालपी में देखा गया, तो इसका मतलब कुठौत से कालपी जाने का ये रास्ता है। उन्होंने मैप पे वो रास्ता दिखाया कि पैदल पैदल अगर गए हैं तो यहाँ गए हैं, इस गांव के नज़दीक से गए होंगे। मैंने अपने आदमियों से इस गांव में कंफर्म कराया तो उन्होंने मूवमेंट के बारे में जानकारी दी। इसका मतलब इन दोनों जगहों के बारे में जिन 2 अलग अलग लोगों ने बताया वो सही बताया। अब उसके बाद की जो लोकेशन आएगी, और ऐसा भी है कि उसमें तमाम लोग गलत सूचना देते हैं अपने आप को अधिकारी की नज़र में लाने के लिए, या अपनी बात अपने किसी दुश्मन को फंसाने के लिए, या तरह तरह के। और चूँकि ये वहाँ बहुत सालों से यही हो रहा है, वो डकैतों का क्षेत्र रहा है, तो वो बहुत बहुत सालों से वो, चूँकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का वो एक संयुक्त क्षेत्र ऐसा है जंगली, जिसे बीहड़ कहते हैं, तो ये इस तरह के काम बहुत होते हैं। तो बहुत गलत सूचनाएं भी होती हैं लेकिन वेरीफाई हो जाती हैं कि एक दिन वो आपको कालपी की बताए और दूसरे दिन फिर आपको माधोगढ़ की बताए, फिर तीसरे दिन आपको, तो वो संभव नहीं है क्योंकि जाएंगे तो पैदल ही रास्ते से जाते हैं। ये वहाँ पर ना कोई दूसरा साधन है, ना और कोई दूसरे वाहन से या उससे जाते हैं। बात उनकी हमको समझ में आई कि बहुत ही टेक्निकल, कैलकुलेटिव और वो अप्रोच है इसके बारे में। मेरा इंटरेस्ट भी जगा। तो मैंने कहा साहब इस गैंग के बारे में। बोले ऐसा है राजेश, तुम ऐसा करो कि तुम 2-3 दिन पहले ज़रा घूम के, तुम्हारे मैंडेट में है, अपना बॉर्डर्स देखने चले जाओ। मध्य प्रदेश से जो बॉर्डर है, राजस्थान से जो बॉर्डर है, वो जाके एक बार देखो और अपने से जानकारी इकट्ठा करो, क्योंकि मुझे जो जानकारी है मैं वो दूंगा तो तुम्हारा बायस्ड दिमाग हो जाएगा, तुम फिर दूसरी सूचनाओं को पर उतना यकीन नहीं करोगे। तुम अपनी सूचनाएं ले आओ, फिर मेरे पास आओ, हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे, और अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो अब की बार जो सूचना मिलेगी हम लोग चलेंगे ऑपरेशन में। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से वो इस समस्या को देख रहे थे। और पता नहीं क्यों मुझे ये लगा कि अगर इनके साथ काम किया जाए तो हो सकता है हमें इसमें सफलता भी मिल जाए। फिर मैंने उनसे वो आग्रह भी किया कि आईजी साहब ने ऐसा कहा था कि एक यहाँ पर अगर सर्विलांस यूनिट लग जाए तो उससे हमें कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन अभी लखनऊ के बाहर नहीं हुआ है। हालांकि इस बीच में जहाँ जहाँ भी मैं गया वहाँ पर मैंने, जैसे मैं एसटीएफ से निकल के आया तो लखनऊ में अपना सर्विलांस सेल बनाया था। एसपी सिटी जब एसपी सिटी ईस्ट रहा तो अपने कार्यालय में ही अपना एक सर्विलांस सेल इस्टेब्लिश किया था। अपने नंबर सुनना, अपने नंबर एनालाइज करना, इंडिपेंडेंट रूप से हम ये करते थे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, कल आप ऑफिस आइएगा, ऑफिस में आपको हम बता देंगे। आरआई को बुलाया, उन्होंने कहा साहब, उन्होंने कहा ज़रूरत क्या है? मैंने कहा साहब एक लैंडलाइन कनेक्शन की हमें ज़रूरत है सिर्फ, बाकी इक्विपमेंट मैं लखनऊ से ले आऊँगा, रिकॉर्डिंग किट में ले आऊँगा, छोटे छोटे रिकॉर्डर के कैसेट में वहाँ से ले आऊँगा, सब वहाँ नाका की मार्केट में मिलते हैं और कतई महंगे नहीं हैं, बहुत थोड़े थोड़े दाम में सब चीज़ें मिल जाएंगी। बस ये है कि जो पैरेलल पे सुनने के लिए, लिसनिंग के लिए जो परमिशन इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में दी जाती है वो आप फॉरवर्ड करेंगे और आईजी साहब उसे देंगे, और आईजी साहब ने कहा है इसलिए ये परमिशन मिलने में दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा ये काम हो जाए तो बहुत ही काम आसान हो जाए। और मैं भी बिल्कुल सर्विलांस के बारे में नहीं जानता हूँ, एसटीएफ में सर्विलांस, एसटीएफ में तमाम किस्से कहानी सुने हैं। मैं भी चाहूँगा कि तुम उसको अगर इस्टेब्लिश कर दो तो मैं भी कुछ लोगों को ट्रेंड करा दूँ, मैं भी उसको खुद समझ लूँ, ताकि जो लोग उसमें काम करें वो किसी तरह से गुमराह न कर सकें। अगले दिन वही हुआ, एक कमरा उन्होंने पुलिस लाइन में हमें अलग से दिखा दिया। उस कमरे में एक डेडिकेटेड लाइन मिल गई। मैंने लखनऊ से अपने लोगों से सारा इक्विपमेंट मंगवा लिया और 3 दिन के भीतर हमारी वो सर्विलांस यूनिट काम करने लगी। 2 नंबर जो राम कुमार साहब ने उपलब्ध कराए थे वो नंबर लगवा दिए, और कभी कभी 2-2 घंटे तक राम कुमार साहब स्वयं आके उसको सुनते थे। बड़ा मज़ा आता था सुनने में कि क्या 2 लोग किस तरह की बात करते हैं, इस बात से अनजान कि उनकी बात कहीं सुनी जा रही है। तो बहुत और एक डायरी मेंटेन करते थे, जितनी कॉल आती थी उनको नोट किया जाता था। तो बहुत उत्साहित हुए, बहुत अच्छा लगा, और हमारा भी रेपो उनसे बन गया कि अब हमें लगा कि अब हम लोग कहीं नज़दीक पहुंचेंगे अगर, तो हम अपना काम कर सकते हैं। इस बीच में मैंने जानकारी भी इकट्ठा की सबके बारे में। पहले तो जितने
डकैतों के, चंबल के डकैतों के बारे में किस्से कहानियों में, फिल्मों में सुन रखा था। उनके सब की फ़र्स्ट हैंड जानकारी वहाँ लोगों से मिली। सारे किस्से कहानी बैठ के लोगों ने, कुछ पत्रकार भी थे वहाँ पर, कुछ समाज सेवी भी थे। एक कांग्रेस के वहाँ बड़े नेता थे विनोद चतुर्वेदी जी, वो वहीं के रहने वाले हैं। वो उस समय विधायक थे, इस समय का मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं, लेकिन उनको भी बहुत जानकारी है। उनके साथ जो लोग चलते हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी दी। तो तब तमाम ऐसे लोगों का मुझे पता लगा, ऐसे डकैतों का, जिनका नाम तो सुना था लेकिन बहुत आइडिया नहीं था कि उनका क्या क्षेत्र रहा होगा। इन डकैतों में गब्बर सिंह, जो शोले जिन पे फिल्म बनी थी, वो भी वहीं का, छविराम, डाकू छविराम, डाकू कलुआ, डाकू जग्गा जाट, डाकू निज़ाम लोहार, डाकू मलंगी, डाकू मान सिंह, डाकू सुल्ताना, डाकू राम बाबू गड़रिया, डाकू पान सिंह तोमर, डाकू मोहर सिंह, फूलन देवी और निर्भय गुजर। इन सब का अपना अपना अलग अलग कालखंड में ये एक्टिव रहे और इनके बारे में 100-100, 200-200 कहानियाँ, इनकी जो इनकी रंजिशों के बारे में, इनकी हत्याओं के बारे में, कैसे कैसे जो राइवल गैंग्स के डकैतों को कहाँ किस तरह से धोखा दे के बुला के मारा, कहीं शराब पिला के मारा, कहीं शादी में मारा, कहीं जो अलग अलग तरह की जो किंवदंतियाँ हैं इतने लंबे समय से जो वो रूल कर रहे थे, उनके बारे में बताया। हालांकि इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ निर्भय सिंह गुजर में था। निर्भय गुजर के बारे में भी लोगों ने बताया कि ये बहुत खूंखार है और इस समय लगभग 200 हत्या, लूट, डकैती और अपहरण, किडनैपिंग का बहुत काम करता था। इसमें वो वांटेड चल रहा है। दो चीज़ें और पता लगीं कि इसके जो 5-6 लोग हैं, जिसमें युद्ध सिंह लाठी, जो उस समय सबसे नज़दीकी था उसका, श्याम जाटव, नीलम और सरला नाम की 2 महिलाएं, मंगल सिंह और सोबरन सिंह, ये इसके सबसे पास के मेंबर हैं जो 24 घंटे इसके साथ रहते हैं। बाकी कैजुअल मेंबर्स हैं। ये कैजुअल मेंबर्स वो हैं, कोई राशन बाज़ार से अड्डी तक पहुंचाने का काम करता है, कोई पकड़ को जहाँ पकड़ मतलब जिसको किडनैप करना है उसको किडनैप करके वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है, उनको दे के कुछ पैसे उनसे लेके चला आता है, बाकी पैसे वसूलने का काम वो करते हैं डकैत लोग। तीसरा, अगर कोई फिरौती देगा तो फिरौती कितनी जगहों पे वो क्रॉस करेगी और किस कैजुअल मेंबर के थ्रू वो फिरौती उसके पास तक पहुंचाई जाएगी, वो उनके कैजुअल मेंबर्स हैं, जिनकी सूची बहुत लंबी थी। इसके अपनी जो रेगुलर मेंबर्स हैं वो करीब करीब 60 थे और जो कैजुअल मेंबर्स थे वो 500 के ऊपर थे। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग मेंबर्स थे। फिर मैंने ये जानने की कोशिश की जिन लोगों से कि आखिर उसकी कमजोरियां क्या हैं, हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं, कौन सी उसकी ऐसा मिसिंग लिंक है या कोई कौन सी ऐसी कड़ी है, कमज़ोर कड़ी है जो हमें वहाँ तक पहुँचा सकती है। 2 चीज़ें उसके बारे में बताई गई। एक, शराब का बहुत शौकीन है, दूसरा लड़कियों का बहुत शौक़ है। और जो 2 लड़कियाँ उसके साथ, सरला और नीलम, रहती हैं, ये दोनों ही बहुत कम उम्र की हैं, 24 घंटे उनके साथ रहती हैं, राइफ़ल लेके चलती हैं। सरला को वो अपनी पत्नी बताता है, नीलम गुप्ता को वो अपनी पत्नी बताता है और सरला को अपने बेटे श्याम की बहू बताता है। श्याम जाटव को वो अपना दत्तक पुत्र मानता था जो हमेशा उसके साथ रहता था। एक बात और बताई कि शराब बहुत पीता है और शराब सप्लाई करने वाले कैजुअल मेंबर्स, उनके भी नाम हैं। शराब जब ये पीता है तो जो पहरे पे लोग हैं उनको शराब पीने की मनाही होती है। दूसरा, जो लड़कियां इनके साथ रहती हैं उनको सलवार सूट या साड़ी या इस तरह के कस्टमरी कपड़े पहनने की मनाही है। टी-शर्ट और पैंट ही पहनेंगी वो, और वो भी निर्भय गुजर को, अपने आका को, अपने बॉस को खुश करने के लिए हमेशा टी-शर्ट और जीन्स ही पहनती थी। निर्भय गुजर की जितनी भी फ़ोटो आप इंटरनेट पे देखेंगे तो वो उसको अपने बालों से बहुत प्यार था। बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लाल रंग का बड़ा सा टीका, और जितनी फ़ोटो आप देखेंगे उसमें एक कोई न कोई लड़की, इन दोनों में से, सरला और नीलम में से कोई न कोई, उसके बाल संवारते हुए दिखेगी। फ़ोटो खिंचाने का शौक़ था। बहुत से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने के चक्कर में तमाम चैनल वाले घूमते रहते थे
कोई उसके बहुत नज़दीक आदमी अगर कांटेक्ट में आ गया तो उनको पूरी स्क्रीनिंग के बाद बुलवाता था और बड़ी लंबी लंबी बातें करता था। जब वो टीवी के उसके बहुत से इंटरव्यू हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे, निर्भय सिंह गुर्जर के जितने इंटरव्यू टीवी पर कैमरे पर हैं, हमें नहीं लगता है किसी दूसरे डकैत के, चंबल के इतने बड़े इतिहास में किसी दूसरे डकैत के इतने लंबे लंबे इंटरव्यू होंगे। शराब पिए हुए ऊंची ऊंची बहकी बहकी बातें करना, बड़ी लंबी लंबी बातें छोड़ना, लेकिन साथ में एक लड़की ज़रूर होगी जो उसके बाल हमेशा संवारती रहती थी। आप उससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि वो किस तरह का आदमी होगा। बहुत ही क्रूर था। उसकी जो पत्नी थी, जिसे पत्नी कहता था नीलम, और जो उसकी बहू जो थी सरला, श्याम जाटव उसका दत्तक पुत्र था, उसे भी बहुत परेशान करता था। लेकिन इन महिलाओं का से उसका जो प्रेम है, वो एक दिन उसने श्याम जाटव को किसी काम से भेजा और उसकी पत्नी सरला के साथ उसने ज़बरदस्ती बलात्कार किया। लौटने पर सरला ने बताया कि मैं अब चली जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। श्याम जाटव ने इसका विरोध किया, अपने सारे लोगों को बुलाया, उसने इनका कहा कि इन दोनों को, सरला और श्याम को, मार के और यहीं ज़मीन में गाड़ दो, किसी को पता न लगे। इतना क्रूर था। दोनों डर गए। उन्होंने कहा अब रहना है तो ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। फिर भी वो उनके साथ रहते रहे। यही नीलम के साथ किया। नीलम ने जब 2004 में सरेंडर किया था तो अपने बारे में ये बताया था कि वो महज 11 वर्ष की, 13 साल की थी जब उसकी किडनैपिंग हुई। विधूना कस्बे में उसके पिताजी की हलवाई की एक दुकान थी। औरैया में सरैया गांव की रहने वाली थी वो, और वो माँ बाप, 3 बहन और 2 भाई थे। उस समय वो कक्षा 6 की स्टूडेंट थी। एक दिन वो घर से स्कूल के लिए निकली, रास्ते में एक कोई गाड़ी रुकी, उसने अपने पास बुलाया, एक मंदिर का पता पूछा। जितनी देर में वो मंदिर के बारे में बताती, पीछे से एक आदमी ने आके उसके मुंह में रुमाल लगा दिया और उसे गाड़ी में बिठा के ले गए। 3 दिन बाद जब उसे होश आया तो वो जंगल में थी। उसके आसपास बकौल नीलम गुप्ता के आसपास 10-12 लोग, 10-12 डकैत थे। सबके हाथ में खतरनाक हथियार थे, सब शराब पी रहे थे। थोड़ी देर में निर्भय गुर्जर आया। वो पहचानती नहीं थी, लेकिन चूँकि निर्भय गुर्जर का बहुत नाम था उस समय बीहड़ों में, उसने बताया कि मैं निर्भय गुर्जर हूँ। तो ये रोती रही। इसने कहा मुझे जाने दीजिए। उसने कहा नहीं, जो यहाँ आ गया है वो जा नहीं सकता है बिना मेरी अनुमति के। थोड़ी देर बाद वो जो लोग उसके अगल बगल खड़े थे वो चले गए, और 2 महीने तक उस 13 साल की बच्ची के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया उसने, और 3 महीने के भीतर ही जंगल में ही उससे शादी कर ली। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 13-14 वर्ष थी जब निर्भय की उम्र उस समय 40 साल रही होगी, 40 से कम नहीं रही होगी। शादी कर ली और उसे अपने गैंग में अपनी पत्नी का दर्जा दिया। उसका भी बकौल नीलम के जो उसने उस समय इंटरव्यू दिए थे, जो उसके बयान पुलिस ने लिए थे आत्मसमर्पण के बाद रिकॉर्ड्स में, उसने कहा जब मुझे लगा कि ये मेरी नियति है तो क्यों न इसको अच्छे से इसका उपयोग किया जाए। वो उस समय जब शादी हो गई तो वो उस समय कमांड करने लगी पूरे गैंग को। राशन के बारे में, पानी के बारे में, पैसे के बारे में, अगली अड्डी के बारे में, कैजुअल मेंबर्स के सिलेक्शंस के बारे में उसकी राय ली जाने लगी, और इतनी कम उम्र में ही वो राय देने लगी। लेकिन उसका कहना था कि जो उसकी क्रूरता थी निर्भय की, वो उसके प्रति कभी कम नहीं हुई। वो बहुत क्रूर था, इसलिए वो हमेशा इस फिराक में रहती थी कि कैसे मुझे हाईवे तक पहुंचने का ज्ञान मिल जाए, कोई हमें बता दे। जब भी मेंबर से बातचीत करती थी, इवन निर्भय की प्रेजेंस में जब बात करती थी, तो ये ध्यान देने की कोशिश करती थी कि कोई इनमें से रास्ता बता दे कि हम कैसे मेन रोड तक, हाईवे तक कैसे, किस रास्ते से जा सकते हैं। एक बार उसके बहुत ज़्यादा तंग करने में, उसके बहुत ही क्रूर व्यवहार के कारण वो नाराज़ होकर भागी। निर्भय गुर्जर उस समय कहीं गया हुआ था निगोशिएशन में किसी दूसरे ग्रुप के साथ। ये भागते भागते जो इसको रास्ता, जो लोगों से इसने सुना था, उससे भटक गई। निर्भय गुर्जर आया,
उसने पूछा कहाँ गई नीलम, पता लगा साहब वो तो गायब है, हम लोग बहुत ढूंढ रहे हैं। पूरे गैंग को लगाया, अगले दिन सुबह उसको पकड़ के ले आए। और जो वहशियाना हरकत उसने उस दिन की थी उसके बारे में नीलम गुप्ता ने बताया था, कैमरे के सामने बताया था, जिसका जिक्र करना यहाँ उचित नहीं है। खैर उसे फिर लगा कि हम कोई बात नहीं है, अगर यही नीयत है तो हम यही करेंगे। इधर हम लोग रोज़ सूचनाओं का परिशीलन करते थे। मैं सुबह 10 बजे पहुंच जाता था, किस अड्डी से कहाँ गए, अब कहाँ जा सकता है, कहाँ पहुंचेगा, कहाँ उसकी लोकेशन हो सकती है, लड़कियों के कपड़े किस तरह के थे, किस दुकान से गए थे, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बिट्स एंड पीसेज में। और उस समय मैं बराबर उनसे कहता था कि साहब किसी भी तरह से चंबल में मोबाइल के टावर लगवा दीजिए, एक बार ये मोबाइल पकड़ लेगा फिर दुनिया की कोई ताकत इसे बचा नहीं पाएगी। हम भी इसलिए इतना परेशान हो रहे हैं कि मोबाइल इसके हाथ में नहीं है। हम जानते थे कि जिस दिन ये मोबाइल से कनेक्ट हो गया उस दिन हमें इसकी पिन पॉइंटेड लोकेशन मिलेगी, थोड़ी फोर्स ज़्यादा लगेगी लेकिन घेर के हम लोग इसको पकड़ लेंगे या न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन उस समय बीहड़ में जब कोशिश की गई, चंबल की बीहड़ में, चंबल और मुरैना की बीहड़ों में टावर लगाने की मोबाइल के, तब इन लोगों ने या तो उस टावर को गिरा दिया या टावर लगाने वाले इंजीनियर्स की किडनैपिंग करके उनसे पैसा वसूल लिया। इसलिए बहुत लंबे समय तक बीहड़ों में टावर नहीं लग पाए। बीहड़ों के सबसे नज़दीक जो टावर लग सकते थे ये उनकी रेंज के हमेशा बाहर रहते थे, ताकि कोई मोबाइल से ट्रैक करते हुए उन तक पहुँचे ना। हालांकि उस समय तक ये बताया गया कि कभी कभी उसको मोबाइल से बात करने के लिए टावर की रेंज में उनके गैंग के लोग ले आते थे, लेकिन फिर भी वो टावर से करीबन 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर जंगलों में होता था, वो बहुत देर टिकता नहीं था वहाँ पे। बहरहाल ये इतनी जानकारी हम लोगों ने कर ली। फिर ये हम लोगों को पता लग गया था कि अगर हम किसी तरह से इन लड़कियों के सहारे, इन दोनों के सहारे अगर हम वहाँ, तभी हम पहुँच सकते हैं। ये बात बहुत उस समय तक मशहूर थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन राम कुमार साहब से जब मैंने डिस्कस की तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है, पहले ये पता करो कि हमारा कौन सा कैजुअल मेंबर वीक है जो हमें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बता सकता है। इन दोनों सरला और नीलम के बारे में भी बातचीत हुई कि ये दोनों इस समय डिससेटिस्फाइड हैं, लेकिन ये था कि जो श्याम है उसका, श्याम जाटव जो इसका दत्तक पुत्र है, ये बहुत खतरनाक है, ये इनको कब्जे में रखता है और इन दोनों महिलाओं को 24 घंटे वो अपने साथ ही रखता था निर्भय गुजर, कभी इनको अलग नहीं होने देता था। अगर इनसे अलग, इनसे इतर किसी पैसे वैसे लेने के लिए किसी काम में अगर उसको जाना भी पड़े तो वो अपने सबसे ट्रस्टेड आदमियों को इन्हें सौंप के जाता था ताकि ये भागे नहीं। 2 बार भागने की कोशिश की थी। अल्टीमेटली श्याम जाटव और नीलम गुप्ता चूँकि सम उम्र थीं, श्याम जाटव की पत्नी अब बतौर पत्नी निर्भय गुजर के साथ रहने लगी थी और धीरे धीरे श्याम और नीलम में नज़दीकियां हो गईं। वो भी परेशान था, नीलम भी परेशान थी। रास्ते सब श्याम जाटव को पता थे। श्याम जाटव हिम्मत नहीं कर पा रहा था और बाद में हमारे वहाँ से आने के बाद 2004 में करीबन साल भर बाद जब मैं वहाँ से जालौन की बॉर्डर पुलिस की पोस्टिंग से आ गया था, उसके बाद ये एक दिन शाम को श्याम और नीलम दोनों जंगल से भाग गए और चूँकि श्याम को रास्ता पता था, ये निर्भय गुजर के चंगुल से भी बाहर हो गए और 31 जुलाई 2004 को ये जालौन के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन्होंने सरेंडर कर दिया। जिस 4-6 दिन ये गायब रहे, ये बहुत परेशान रहा। इसने सारे अपने कैजुअल मेंबर्स लगा दिए, सबको लगा दिए और एक सार्वजनिक घोषणा की कि जो भी श्याम को और नीलम को ढूंढ के लाएगा उसको 21 लाख रुपए का हम इनाम देंगे। ये पूरे चंबल में उस समय शोर हो गया कि इस तरह से निर्भय गुजर ने ये घोषणा की है। शायद इसी डर की वजह से कि वो अपने लोगों से भी मरवा देगा, इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। उसी के बाद से निर्भय सिंह गुजर वीक पड़ना शुरू हो गया। इस बीच में सरला भी धीरे धीरे उससे अपना पीछा छुड़ाने लगी और इसके कुछ कैजुअल गैंग मेंबर भी पुलिस के दबाव में पकड़े जाने लगे। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके हम लोग वहाँ गए। एक दिन शाम को
राम कुमार साहब ने कहा कि यार इन्फॉर्मेशन आई है कुठौद में एक छोटी सी वो है पहाड़ी है, पहाड़ी वहाँ कोई पत्थर वाली पहाड़ी नहीं, सब मिट्टी के टीले थे बड़े बड़े, और उसमें अमेरिकन बबूल लगी हुई थी। बिल्कुल आप बाहर से देखिए या ऊपर से देखिए तो हरे रंग की चादर होती है। अमेरिकन बबूल के बारे में जिससे जानकारी हो, हाइट इसकी बहुत ज़्यादा नहीं, 12-15 फीट तक होती है, लेकिन इसकी साइड की जो टहनियाँ हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, वो एक छाते के का आकार ले लेती हैं, और 2-3 पेड़ों के बीच में अगर इनकी टहनियाँ आपस में मिल जाएं और नीचे की टहनियों को तराश दिया जाए तो पूरा नीचे आप बिल्कुल वाटर प्रूफ बढ़िया टेंट जैसा काम करेगा, और ऊपर से आप किसी भी एक्टिविटी को वॉच नहीं कर सकते, इतना घना जंगल हो गया है वहाँ पर अमेरिकन बबूल का। तो ऐसे ही एक जंगल में उसके होने की सूचना थी। ऐसा राम कुमार साहब ने कहा कि आप 11 बजे के आसपास खाना वाना खा के आ जाइए, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट और बाकी सब ले लीजिएगा, आपके पास जो भी 2-3 सिपाही हैं ले लीजिएगा, मैं अपनी पूरी टीम तैयार करूँगा, लेकिन ध्यान रहे ये बात किसी को बताई न जाए। सब लोग बंगले पे ही इकट्ठा होंगे, यहीं से चलेंगे, मैं बिल्कुल जब नज़दीक पहुंच जाऊंगा तब बताऊंगा कि गाड़ियां कहाँ खड़ी करनी है। ठीक वैसा ही हुआ। रात में 11 बजे के बाद हम लोग पहुँचे, करीब 30-35 लोगों की एक टीम, धीरे धीरे। अच्छा, वो उन्होंने मैप की पूरी स्टडी कम से कम 10 घंटे उस समय की होगी कि हम कहाँ से चलेंगे कि हमारे मूवमेंट की जानकारी ज़्यादा बाहर तक ना जाए, कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हम किस लिए जा रहे हैं। सामान्य रूप से वहाँ जब भी बड़े अधिकारी निकलते थे ज़्यादा फोर्स लेके निकलते थे, क्योंकि इन डकैतों के घात लगा के हमला करने की संभावना बनी रहती थी। तो गए वहाँ पे, एक गांव से काफ़ी पहले सब गाड़ियाँ चुपचाप किनारे लगा के खड़ी कर दी गई और हम लोग धीरे धीरे पगडंडियों के रास्ते से अड्डे की तरफ चले। सुबह करीब 3:30-4 बजे के आसपास हम लोग अड्डी तक पहुँच गए। नीचे से खूब अच्छी तरह से देखने का प्रयास किया गया कि पहरा कहाँ कहाँ लगा होगा। जो मुखबिर साथ में था, उसने बताया कि पहरा इसी जगह पे लगा होगा, लेकिन कोई आहट नहीं मिली जरा से भी। करीबन 1 घंटे तक सांस रोक के हम लोग वहाँ बैठे रहे कि शायद डायरेक्शन की आहट मिल जाए कि पहरा कहाँ पे है। जहाँ भी पहरा होगा, पहरा ऐसी जगह पे होगा जहाँ से वो अपने पूरे गैंग को भी देख सकता है और बाहर के आदमियों को भी देख सकता है, सो दैट कि वो बाहर अगर कोई हलचल हो तो नीचे गैंग मेंबर्स को आवाज़ दे के भी बता सके, और जो फायर का इनका हिसाब था, 1 फायर 2 फायर 3 फायर ये करके भी बता सके। बहरहाल ये बार भी खाली गया। 1-1.5 घंटे बाद जब कोई हलचल नहीं हुई, धीरे धीरे हम लोग वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पर देखा कि गैंग संभवतः 1 दिन पहले या उस दिन शाम को वहाँ से निकल चुका था। इसलिए क्योंकि वहाँ ताज़ा खाना बनाने के, चूल्हे के, नमकीन के बहुत ढेर सारे पैकेट, 20 बोतल शराब की, महिलाओं के कुछ कपड़े पुराने, कुछ पुरुषों के कपड़े, मतलब जो अपने इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ के जाते हैं और जो काम की चीज़ नहीं होती है वो छोड़ जाते हैं, ऐसा वहाँ पे पूरा मंज़र देखने को मिला। और ये लगा कि भी थोड़ी देर पहले ही ये लोग यहाँ से निकले हैं। आज इतना ही। और उस ऑपरेशन में रहे, जैसा आपको पता है कि वहाँ मैं करीबन 3-3.5 महीने रहा, और वहाँ के हमारे ख्याल से 1-2 और इंसिडेंट होंगे जिनके बारे में बात करूँगा। उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट पोस्टिंग की तरफ आपको ले चलूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।